ओवी का मतलब होता है कस्टमर ने जितने पैसे दिए उसके बराबर या उससे ज्यादा वैल्यू से देना। इस प्रोसेस में कई चीजें शामिल हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेस करना, प्रोडक्ट डिलीवरी और सेल के बाद कस्टमर सर्विस। सबसे उम्दा बिजनेस वो होता है जो कस्टमर के सामने ऐसा प्रोडक्ट पेश करे जो उसकी उम्मीदों से भी ऊपर हो। इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी में अच्छी क्वालिटी, भरोसेमंद सर्विस और फास्ट सर्विस ये सब शामिल होने चाहिए। इस बात की गारंटी है कि एक हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर दोबारा आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। ये कस्टमर दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताकर आपकी सेल भी बढ़ा सकता है। क्या आप Zappos की सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं? Zappos एक लीडिंग ऑनलाइन शू स्टोर है। 2009 में Amazon ने Zappos को $1.2 बिलियन में खरीद लिया था। Zappos कस्टमर को फ्री शिपिंग की सुविधा देते थे। इसके अलावा अगर कस्टमर का मन बदल जाए तो उन्हें जूते रिटर्न करने की भी फैसिलिटी दी गई थी और Zappos उनसे बिना कोई सवाल पूछे जूते वापस ले लेते थे। इन सब सुविधाओं के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जूते खरीदने लगे। लेकिन Zappos की एक खासियत जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वो ये थी कि वो कस्टमर को उनकी उम्मीद से बढ़कर सर्विस देते थे। वो नेक्स्ट डे डिलीवरी से अपने कस्टमर्स को सरप्राइज कर देते थे। ऑर्डर प्लेस करते समय उनकी वेबसाइट पर लिखा होता था कि डिलीवरी में 3 से 7 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो अगले दिन डिलीवरी कर कस्टमर्स को हैरान कर देते थे। Zappos ने अपने स्टोर के लिए या जो एक्स्ट्रा सुविधा वो दे रहे थे उसके लिए कभी एडवर्टाइज नहीं किया। वो सिर्फ अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते थे। इसलिए उनके कई लॉयल कस्टमर्स बनते चले गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमेशा अपने कस्टमर की जरूरत को पूरा करने और उनकी उम्मीद से बढ़कर कुछ देने की कोशिश करें, नहीं तो आपके और दूसरों की सर्विस में कोई फर्क नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बल्कि सिर्फ ऑर्डिनरी सर्विस देने वाले बनकर रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी की। इसका मतलब होता है कि आपने जो वादा किया था बिल्कुल उसी समय कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना। ये फैक्टर मार्केट में आपकी गुडविल बनाता है। आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। ओहायो में आरोन और पैट्रिक शिरा 2 भाई रहते थे। वो बिजनेस पार्टनर्स भी थे। उन्हें शिरा सन्स पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता था। वो ज्यादातर लार्ज स्केल पेंटिंग प्रोजेक्ट का काम करते थे, जैसे यूनिवर्सिटी, $multi-million के घर, मिलिट्री बेस आदि आदि। उन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वो ओहायो में एक जाने माने पेंटिंग ब्रांड के नाम से मशहूर होने लगे थे। तो इन 2 नौजवानों ने उस एरिया के पेंटिंग दिग्गजों से कैसे मुकाबला किया? इसका राज है प्रेडिक्टेबिलिटी। उन्हें हायर करने का मतलब था कि इस बात की पूरी गारंटी थी कि वो आपको बिल्कुल टाइम पर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। ना क्वालिटी में कोई कसर बाकी होगी और ना टाइम में कोई देरी। इसीलिए दिन ब दिन उनके कस्टमर्स की गिनती बढ़ती जा रही थी। उनके मुकाबले दूसरे पेंटर्स काफी अनप्रेडिक्टेबल थे। वो काम को खत्म करने में बहुत समय लगाते थे। काम में देर से आते, बातचीत में मिलनसार और व्यवहारिक भी नहीं थे। उनके काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन आरोन और पैट्रिक अलग थे। वो हमेशा समय पर काम शुरू करते और समय पर उसे पूरा भी कर देते थे। उनका स्वभाव अच्छा था और काम की क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी। इन गुणों के कारण मार्केट में शिरा सन्स का नाम बनने लगा और उनकी अच्छी रेपुटेशन बन गई थी। प्रेडिक्टेबिलिटी में 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस हमेशा बिल्कुल सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जब कोक पीते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है और लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि उसका टेस्ट बिल्कुल सेम हो। इसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। ये करना इतना आसान नहीं है। इस ड्रिंक को बनाने से लेकर इसकी पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेप में कोका कोला ने यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखा है। जरा सोच कर देखिए कि हजारों जगह बिल्कुल सेम प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस और न जाने किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दूसरा फैक्टर है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है कि उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बार बार कस्टमर्स को देते रहना। कोका कोला ने 1980 में एक गलती की थी। उन्होंने कोक की रेसिपी में बदलाव किया था। उन्होंने न्यू कोक के नाम से प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, लेकिन वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने दोबारा पुरानी रेसिपी को फॉलो करना शुरू किया और उसकी सेल पहले की ही तरह तेजी से बढ़ने लगी। तीसरा फैक्टर है रिलायबिलिटी, यानी अपने प्रोडक्ट को बिना किसी गलती और बिना देर किए लोगों तक पहुंचाना। ऑनलाइन स्टोर स्नैपडील के साथ पास्ट में शर्मिंदा करने वाले कई हादसे हो चुके हैं। एक बार एक कस्टमर ने सैमसंग गैलेक्सी कोर स्मार्टफोन ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन जब पैकेज की डिलीवरी की गई तो बॉक्स में से साबुन की पट्टी निकली। ऐसी ही एम्बैरेसिंग घटना एक बार फिर हुई जब एक कस्टमर ने मैकबुक प्रो का ऑर्डर दिया था और बदले में उसे हीटर डिलीवर किया गया। अरे रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ। एक बार किसी कस्टमर ने iPhone 4S का ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें से मार्बल स्टोन से भरा बैग निकला। इन सब से उबरने के लिए स्नैपडील ने नई शुरुआत की और स्नैपडील 2.0 लॉन्च किया। एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए कस्टमर को आप पर भरोसा होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको ऑर्डर किया है तो उन्हें सही समय पर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट ही डिलीवर किया जाएगा। इसीलिए आपको अपना वैल्यू डिलीवरी करने में यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट और रिलायबल तीनों होना होगा। लॉयल कस्टमर्स बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉयल कस्टमर्स दोनों ही कमा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं फाइनेंस की। जब भी लोग फाइनेंस शब्द को सुनते हैं तो बड़े बड़े बोरिंग बार चार्ट, स्प्रेडशीट और कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी बातों पर फोकस करेंगे तो फाइनेंस को समझना सिंपल है। फाइनेंस वो नॉलेज और साइंस है जिसका काम ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है। इसके बाद ये डिसाइड करना कि कितना पैसा कहां लगाना है और फिर देखना और समझना है कि आप जैसे पैसों को मैनेज कर रहे हैं क्या वो आपको मनपसंद रिजल्ट दे रहा है या नहीं। आपको किसी डरावने बार ग्राफ और लंबे कैलकुलेशन को समझने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक बिजनेस ग्रेजुएट हो या ना हो, तब भी आप इसे आसानी से और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है और वो काफी अच्छा चल रहा है। आपके प्रोडक्ट से अच्छी कमाई हो रही है। उसके बाद आपको कई सारे बिल्स, एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह के खर्चों को उठाना पड़ता है। इसके बाद जो बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। यहां से प्रॉफिट मार्जिन की शुरुआत होती है। अगर आपका बिजनेस साल में $10 लाख कमा रहा है, लेकिन आपके खर्चे ही $9,99,999 हैं, तो ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना। आपको ज्यादा कमा करके कम खर्च करना होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट घर ले जा सकें।
इस प्रॉफिट को आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अनएक्सपेक्टेड घटनाओं में सर्वाइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया तो बिजनेस बंद होने की नौबत आ सकती है। प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल मतलब है कि पैसे कमाने के लिए आपको कितने पैसे लगाने हैं। जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है। ये मार्जिन जितना बड़ा होगा उतना ही फायदेमंद होगा आपका बिजनेस। तो मान लेते हैं कि $200 कमाने के लिए आपको $100 खर्च करने होंगे। ये 100% प्रॉफिट मार्जिन हुआ। अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट $50 है और आप एक यूनिट $150 में बेचते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन 50% हुआ। प्रॉफिट ही तो है जो किसी भी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये आपके टाइम, एफर्ट और एनर्जी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होता है। लेकिन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है। पैसा इसका एक टूल है। अगर आपका प्रॉफिट फिगर बहुत बड़ा नहीं है तब भी आप एक संतुष्ट और खुश बिजनेसमैन हो सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। आइए इस कहानी से ये समझते हैं। एक बार एक कंपनी का सीनियर एम्प्लॉय छुट्टियां मनाने गया। उसके डॉक्टर ने उसे ब्रेक लेने की सलाह दी थी, इसीलिए वो एक छोटे से गांव में हरियाली और शांति के बीच कुछ समय बिताने चला गया। एक दिन वो वॉक पर निकला। नदी किनारे चलते चलते उसकी नजर एक मछली पकड़ने वाले पर पड़ी। वो अभी अभी मछलियां पकड़कर अपनी बोट के साथ लौट रहा था। उसने कई बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी। इतनी अच्छी क्वालिटी की मछलियां पकड़ने के लिए उस आदमी ने मछुआरे की बहुत तारीफ की। उसने पूछा, सर इन्हें पकड़ने में आपको कितना समय लगा? ज्यादा नहीं, मछुआरे ने कहा। आप कुछ देर रुककर और मछलियां क्यों नहीं पकड़ लेते? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं अपने परिवार का पेट भरने जितना कमा लेता हूं, मछुआरे ने कहा। तो फिर आप बाकी समय में क्या करते हैं? उस आदमी ने पूछा। मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूं, बीवी के साथ समय बिताता हूं, अपने दोस्तों से गप मारने जाता हूं, मछुआरे ने जवाब दिया। सर मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपको थोड़ी और देर मछलियां पकड़नी चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट से आप और बोट खरीद पाएंगे। बीच में किसी आदमी के जरिए मछलियां बेचने के बजाय आप सीधे कस्टमर को बेच सकते हैं। फिर आप अपनी फैक्ट्री भी शुरू कर सकते हैं। आप मछलियों को कैन में पैक करके ग्रोसरी स्टोर में भी बेच सकते हैं। अगर आपने सब ठीक से मैनेज किया तो आप इस छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर में रह पाएंगे। आपकी लाखों में कमाई होगी। अच्छा, और इन सब में कितना वक्त लगेगा? मछुआरे ने पूछा। 15 से 20 साल या शायद 25 साल भी लग सकते हैं, उस आदमी ने कहा। ओह, फिर उसके बाद क्या होगा? मछुआरे ने सवाल किया। अरे यही तो कमाल की बात है। आप अपनी ढेर सारी जमा पूंजी के साथ रिटायर हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बीवी के साथ समय बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ गप मार सकते हैं। तो मछुआरे ने कहा, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। तो अंत में यही समझ में आता है कि मछुआरा उस एम्प्लॉय से कम कमाते हुए भी ज्यादा खुश था। वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने जितना कमाकर अपनी जिंदगी में मस्त था। दूसरी ओर वो एम्प्लॉय लाखों कमा रहा था, लेकिन उसका सारा समय ऑफिस में बीत जाता था। उसके पास अपने परिवार के लिए समय ही नहीं था। इसने उसे थका दिया था, बीमार कर दिया था, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने की सलाह दी थी। इसी का मतलब होता है सफिशिएंट होना, यानी काफी होना। सिर्फ लाखों कमाने से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। आपको उतने ही प्रॉफिट की जरूरत है जिससे आप ठीक से बिजनेस चला सकें और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। बचे हुए समय में आप इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। अभी तो आप इस दौड़ती हुई दुनिया में इतने बिजी हैं कि आपके पास ढलते हुए सूरज को देखने का भी वक्त नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको यह भी पता ना चले कि काम करते करते न जाने कब जिंदगी की शाम हो गई। क्योंकि एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्टर्स को महीने के अंत में पैसे दिए जाते हैं। तो आप हर महीने के खर्चों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब तक खर्चों के बाद बचा हुआ प्रॉफिट आपकी जरूरतों को पूरा कर सके तब तक वो बिजनेस अच्छा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर खत्म होती है, जो कि हमें ये मैसेज तो देती ही है कि बिजनेस करना इतना भी कठिन नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट के हमेशा कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर उन बेसिक्स को समझ लिया जाए तो उस फील्ड में परफॉर्म करना आसान हो जाता है। अगर बिजनेस करने से डर लगता है या ये सोच है कि यार ये बहुत कठिन होगा, तो शुरुआत में हर काम कठिन होता है और फिर धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो आपने बिजनेस के 5 मेजर फैक्टर्स के बारे में जाना, जो है वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस। आपने आयरन लॉ ऑफ द मार्केट के बारे में समझा। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करना और ये जानना कि क्या सच में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, सबसे जरूरी स्टेप है। बिना ऐसा किए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना बेवकूफी है। आपने राइट कस्टमर्स का ध्यान खींचने के बारे में भी सीखा। अपनी मार्केटिंग उन लोगों पर फोकस करें जिनकी आपके प्रोडक्ट को खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना है। आपने गुडविल और रेपुटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में भी जाना। सिर्फ अच्छी क्वालिटी आपको एक ब्रांड बनाने की ताकत रखता है। लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने की, उसे पसंद करने की और आप पर भरोसा करने की जरूरत है। तब जाकर वो बार बार आपसे खरीदेंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे। आपने प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में जाना। इस बात का ध्यान रखें कि आप एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट उसी क्वालिटी के साथ समय पर कस्टमर्स तक पहुंचाएं। और अंत में आपने सफिशिएंसी के बारे में समझा। जब तक आप खर्चों के बाद उचित प्रॉफिट घर ले जाते हैं तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। अमाउंट मायने नहीं रखता, ये सबके लिए अलग अलग होगा। जरूरत से ज्यादा काम करने के चक्कर में उन अनमोल पलों को ना गवाएं जो आप अपने परिवार और अपनों के साथ बिता सकते हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी और ना ही वो कभी कम होने वाली हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बस बिना रुके काम करते रहें। सिर्फ प्रॉफिट के फिगर से सक्सेस को नहीं आंका जा सकता। आपको अपने परिवार, एम्प्लॉइज और साथ काम करने वालों की खुशियों को भी ध्यान में रखना होगा। आप कुछ समय निकालकर समाज सेवा के काम में भी हाथ बटा सकते हैं। सेवा सिर्फ पैसों से नहीं की जाती, अपना समय देना भी एक सेवा है। जब आप किसी की जिंदगी को थोड़ा भी बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तभी सही मायनों में वो एक मीनिंगफुल बिजनेसमैन और जीवन होता है। तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे बिजनेस की शुरुआत करनी है। किसी भी चीज को खुद को पीछे पकड़कर ना रखने दें। अगर आपने सब कुछ समझदारी और धैर्यता के साथ फॉलो किया तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, रिव्यू देकर आप अपना प्यार भी जाहिर कर सकते हैं। एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ आपसे होगी जल्द ही मुलाकात। तब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।